हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस विषय के उदारवादी टॉपिक से प्रश्न लिया गया है। चलिए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आरंभिक उदारवाद को स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद के रूप में निरूपित किया है? तो ऑप्शन ए है जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी है F.A. हायेक, ऑप्शन सी है C.V. मैकफर्सन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट नॉजिक। तो आरंभिक उदारवाद को स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद के रूप में निरूपित किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, C.V. मैकफर्सन के द्वारा। अगला प्रश्न, आधुनिक व्यक्तिवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो बताना है कि आधुनिक उदारवाद के बारे में क्या सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन दूसरा देख लेते हैं, कथन समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है। या ऑप्शन 3 देख लेते हैं, राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है। या कथन 4 देख लेते हैं, कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनियमन का समर्थन करता है। तो इनमें से उदारवाद के बारे में क्या सही है बताना है। जो आधुनिक उदारवाद है, जिसको सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद ये दो होते हैं, और तीसरा होता है जो समकालीन उदारवाद हैं। तो सकारात्मक उदारवाद के बारे में हमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 4, और ऑप्शन सी 1 और 4, या ऑप्शन डी 3 और 4। तो कथन 1 ये गलत है, क्योंकि सकारात्मक उदारवाद में राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है। समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है। ये कथन सही है कि समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है और राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है। ये तो नकारात्मक उदारवाद में होता है, जो परंपरागत उदारवाद है। तो ये गलत होगा, क्योंकि ये इसमें सही नहीं होगा। ये कमजोरी नहीं है, ये कमजोर की रक्षा के लिए राज्य विनियमन का समर्थन करता है। तो ये सही है। ये सकारात्मक उदारवाद की ये 2 कथन सही हैं। दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप कथन देख लेते हैं। कथन 1 है, उदारवाद शब्द 14वीं शताब्दी से उपयोग में रहा है। कथन 2, उदार विचार यूरोप में सामंतवाद की समाप्ति के परिणाम थे। या कथन 3, उदारवादियों ने कुलीन भूपतियों के राजनीतिक एवं आर्थिक विशेषाधिकारों की आलोचना की थी। कथन 4, उदारवादी व्यक्तिक स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। ऑप्शन 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, और ऑप्शन डी 3 और 4। तो कथन देख लेते हैं एक बार फिर से कि उदारवाद शब्द 14वीं शताब्दी से उपयोग में रहा है, जबकि ये गलत है, क्योंकि उदारवाद शब्द जो है 19वीं शताब्दी में ये रहा है। जबकि उदारवादी विचारधारा लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी से विचारधाराएं चल रही हैं और पनप रही हैं। इसका निरंतर विकास हो रहा है, लेकिन उदारवादी जो शब्द है इसका प्रयोग लगभग 19वीं शताब्दी से होना शुरुआत हुआ है। तो इसके बाद ये तीनों के तीनों ये सही होगा, गलत सिर्फ 1 होगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केवल 1 इसमें सही नहीं है, बाकी सब सही है, क्योंकि उदार विचार यूरोप में सामंतवाद की समाप्ति के परिणाम थे। जब उदारवादी विचारधारा पनप रही थी, तो पनपने का कारण था कि उस समय सामंतवाद जो यूरोप में फैला था उसका विघटन हो रहा था, उसकी समाप्ति हो रही थी। तो ये तो कथन सही हो जाएगा। उदारवादियों ने कुलीन भूपतियों के राजनीतिक एवं आर्थिक विशेषाधिकारों की आलोचना की थी। तो ये सही है, क्योंकि उस समय जो भूपति थे, जो पूंजीपति थे, उनकी राजनीतिक और आर्थिक जो विशेषाधिकार मिला हुआ था, उनकी आलोचना उदारवादियों ने की थी। और जो लास्ट कथन है, उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। तो ये सही है, क्योंकि जो उदारवादी होते हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं, और जो व्यक्तिवादी सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध भी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये गलत है। अगला प्रश्न, उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी।
तो बताना है कि किसके द्वारा जो उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन ए है स्मिथ द्वारा, ऑप्शन बी है लॉक द्वारा, ऑप्शन सी है हॉब्स द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एडम स्मिथ द्वारा उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उदारवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। उदारवाद के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है उदारवादी विचारधारा व्यक्तियों की आवश्यकता एवं हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये तो सही है, क्योंकि उदारवादी विचारधारा जो है व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन बी है उदारवादी ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता को पूर्ण रूपेण विकसित तथा समृद्ध करने में सक्षम हो। ये भी सही है। ये उदारवादियों का ये विचार है कि ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता को पूर्ण रूपेण विकसित तथा समृद्ध करने में सक्षम हो। ऑप्शन सी देख लेते हैं। उदारवादी सार्वभौमिक एवं यह विश्वास नहीं करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक योग्यता समान होती है। ये कथन गलत है, यानी यही सही होगा प्रश्न के अनुसार, क्योंकि गलत ही बताना है। क्योंकि उदारवादी जो है सार्वभौमिक में यह विश्वास नहीं करते हैं प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक योग्यता समान होती है, जबकि ये विश्वास करते हैं उदारवादी कि प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक योग्यता समान होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और चौथा ऑप्शन है उदारवादियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य है। तो उदारवादी के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा प्रश्न के अनुसार। बताना था कि इसमें से कौन सही नहीं है। अगला प्रश्न। हैकर के अनुसार उदारवाद के रूप। हैकर एक विद्वान हैं, इनके अनुसार उदारवाद के रूप क्या हैं, बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मुक्त बाजार उदारवाद, या ऑप्शन बी काल्पनिक उदारवाद, या ऑप्शन सी लोकतंत्रीय उदारवाद, या ऑप्शन डी सुधारवादी उदारवाद, या ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ई सही होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी इनका ये रूप है। ये मुक्त बाजार और काल्पनिक उदारवाद और लोकतंत्रीय उदारवाद और सुधारवादी उदारवाद की ये स्वरूप देते हैं। अगला प्रश्न। कौन सा उदारवादी सिद्धांत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। यानी कौन सा उदारवादी सिद्धांत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। जैसा कि पता है आपको कि एक नकारात्मक उदारवाद होता है जिसको परंपरागत उदारवाद भी कहते हैं, और एक सकारात्मक उदारवाद होता है जिसको आधुनिक उदारवाद भी कहते हैं, और एक समकालीन उदारवाद होता है जिसको नव उदारवाद भी कहते हैं। तो ये जो कथन है ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये समकालीन उदारवाद का ये कथन है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करता है। अगला प्रश्न। परंपरागत उदारवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस विद्वान के विचारों में दिखाई देती है। यानी परंपरागत उदारवाद की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है किस विद्वान के विचारों में दिखाई देती है। तो ऑप्शन ए है रिकार्डो, ऑप्शन बी है टॉमस पेन, और ऑप्शन सी है जॉन लॉक, और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जॉन लॉक के विचारों में जो है परंपरागत उदारवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति दिखाई देती है। अगला प्रश्न। और एक ध्यान दीजिएगा यहीं पे कि उदारवाद का जनक जॉन लॉक को ही कहा जाता है, जबकि ये हॉब्स के विचारों में उदारवाद का आगाज हो चुका था, लेकिन वो पूर्ण सत्ताधारी की बात करता है। इसलिए हॉब्स को न मानकर जॉन लॉक, जो कि सीमित शासन और शक्ति को बैलेंस बनाने के लिए शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसीलिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न। प्रोफेसर हाउस ने उदारवाद की विशेषताओं को किसके माध्यम से किया है। यानी जो प्रोफेसर हाउस हैं उनके उदारवाद की विशेषता को किसके माध्यम से किया है। तो ऑप्शन ए है कानून, ऑप्शन बी है न्याय, और ऑप्शन सी है स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है समानता। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्वतंत्रता के माध्यम से उदारवाद की विशेषता बताते हैं प्रोफेसर हाउस जो कि एक विद्वान है। अगला प्रश्न। प्रोफेसर हाउस के अनुसार उदारवाद की विशेषता कौन सी है। यानी हाउस के अनुसार उदारवाद की विशेषता कौन सी बताना है। तो ऑप्शन ए है
नागरिक स्वतंत्रता एवं वित्तीय स्वतंत्रता। तो ये इनकी विशेषता है, तो ये सही है। ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता तथा जातीय स्वतंत्रता, ये भी इनकी विशेषता है उदारवाद की। तो अब ऑप्शन सी देखते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता, यह भी इनकी विशेषता है जो उदारवाद के संबंध में दिया है। और ऑप्शन डी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं पारिवारिक स्वतंत्रता, ये भी इनका विशेषता है उदारवाद की। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, हैलोवेल के अनुसार, ये एक विद्वान है, हैलोवेल के अनुसार उदारवाद की विशेषता क्या है? तो उदारवाद की विशेषता बताना है हैलोवेल के अनुसार। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए संपूर्ण मानवीय व्यक्तित्व तथा व्यक्तियों की आत्मीय समानता में विश्वास। तो ये कथन सही है, क्योंकि हैलोवेल कहते हैं कि संपूर्ण मानवीय व्यक्तित्व तथा व्यक्तियों की आत्मीय समानता में विश्वास इनकी एक विशेषता है। ऑप्शन बी व्यक्तिगत इच्छा की स्वायत्तता, व्यक्ति के विवेक एवं अच्छाई में विश्वास, ये इनकी विशेषता है, क्योंकि व्यक्ति के विवेक में विश्वास करते हैं और अच्छा मानते हैं हैलोवेल। और ऑप्शन सी है राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हुई है, व्यक्ति और राज्य का संबंध समझौते पर आधारित मानते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, कानून में आस्था है इनकी, मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की ये बात करते हैं, न्यूनतम सरकार में विश्वास रखते हैं हैलोवेल के अनुसार, ये इनकी एक विशेषता है उदारवाद की। तो ये चारों सही होगा, तो इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न, परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद के विकास में किस विद्वानों की भूमिका है? यानी जो परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद दोनों एक ही हैं, इनके विकास में किस किस विद्वानों ने अभी भूमिका निभाई है? तो ये जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि इनमें से एक का नाम दे देगा, पूछ देगा कि ये उदारवाद के, ये नकारात्मक उदारवाद के प्रतिपादक हैं या सकारात्मक उदारवाद के प्रतिपादक हैं या समकालीन उदारवाद के प्रतिपादक हैं। तो आप जान लेंगे तो सही रहेगा। तो परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद के विकास में विद्वानों की भूमिका को बताना है। तो ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है जॉन लॉक, ऑप्शन ए हॉब्स जॉन लॉक, ऑप्शन बी एडम स्मिथ और थॉमस पेन, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और रिकार्डो, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही होगा। ये टोटल विद्वान संबंधित है परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद से, यानी हॉब्स, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर और रिकार्डो, ये सभी के सभी विद्वान नकारात्मक उदारवाद से संबंधित हैं, जिसको परंपरागत उदारवाद भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ देगा इसमें से कि थॉमस पेन किस उदारवाद से संबंधित है, तो ऑप्शन में देगा नकारात्मक सकारात्मक, तो आप जानेंगे तो आप इसको हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न, परंपरागत उदारवाद की विशेषताएं इनमें से कौन असत्य है? यानी परंपरागत की जो विशेषताएं हैं, परंपरागत उदारवाद की जो विशेषताएं हैं, उनमें कौन सा एक असत्य है बताना है। तो ऑप्शन ए है व्यक्ति के विकास में आस्था एवं प्राकृतिक अधिकारों में आस्था। तो ये तो परंपरागत उदारवाद की एक विशेषता है, ये सही है। वो व्यक्ति के विकास में आस्था रखते हैं और प्राकृतिक अधिकारों में आस्था रखते हैं, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों की जो व्याख्या करते हैं वो जॉन लॉक करते हैं, और जॉन लॉक जो है उदारवादी परंपरागत उदारवादी विचारधारा से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन बी है नकारात्मक समानता का समर्थन और नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल। तो ये भी सही है, क्योंकि जो परंपरागत उदारवादी हैं वो राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते हैं और बंधनों का अभाव मानते हैं, इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। ऑप्शन सी है व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है एवं आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नीति तथा प्रतियोगितापूर्ण अर्थव्यवस्था का समर्थन। ये परंपरागत उदारवाद की विशेषताएं हैं। ये तीनों के तीनों परंपरागत उदारवाद की विशेषताएं हैं जो कि सही हैं, और बताना है कि इनमें से कौन असत्य है। तो इनमें से कोई नहीं असत्य है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, सकारात्मक या आधुनिक उदारवाद से संबंधित विद्वान कौन से हैं? जो सकारात्मक है, जो सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद दोनों एक ही हैं, तो इनसे संबंधित विद्वानों के बारे में बताना है कि कौन कौन से इनसे संबंधित विद्वान हैं। तो ऑप्शन ए है जे.एस. मिल और टी.एच. ग्रीन, तो ये दोनों इनसे संबंधित हैं। हॉबहाउस एवं रीच, ये भी दोनों संबंधित हैं। हॉब्सन तथा लास्की, ये भी दोनों संबंधित है, यानी उपरोक्त सभी सही होगा। तो इसको याद रखिएगा, ये सकारात्मक आधुनिक उदारवाद से संबंधित रखते हैं विद्वान जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, हॉबहाउस एवं रीचे और हॉब्सन तथा लास्की। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं।
सकारात्मक उदारवाद की मान्यताएं कौन सी हैं? जो सकारात्मक उदारवाद, जिसको आधुनिक उदारवाद कहते हैं, इनकी मान्यताएं क्या है देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है, राज्य एक नैतिक एवं कल्याणकारी संस्था है एवं राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण किया जाएगा। तो ये सही है। ये जो सकारात्मक उदारवाद की मान्यताएं हैं ना, ये मान्यताएं बिल्कुल सही हैं। ये मान्यताएं इन्हीं की हैं। ऑप्शन बी है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्तियां परस्पर विरोधी नहीं वरन पूरक हैं। व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक नहीं, राज्य द्वारा प्रदत्त संरक्षित हैं। ये गलत टाइप हो चुका है। तो ये कह रहा है ऑप्शन बी कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो राज्य की शक्तियां परस्पर विरोधी नहीं, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्तियां एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक हैं। व्यक्ति के जो अधिकार है प्राकृतिक अधिकार नहीं है, ये राज्य द्वारा संरक्षित अधिकार हैं। तो ये सकारात्मक उदारवाद की मान्यताएं हैं। और पहला भी कह रहा है कि राज्य एक नैतिक एवं कल्याणकारी संस्था है। तो ये सकारात्मक उदारवाद का ही मान्यताएं हैं कि राज्य एक नैतिक एवं कल्याणकारी संस्था है और राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किया जाएगा। ये सही है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, राज्य का दायित्व तो समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आवश्यक लोक कल्याणकारी दायित्व को पूरा करना है। ये भी सकारात्मक उदारवाद की मान्यताएं हैं कि राज्य का दायित्व है कि समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आवश्यक लोक कल्याणकारी दायित्व को पूरा करना है। तो ये इन्हीं का मान्यताएं हैं। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं कि सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए राज्य द्वारा संवैधानिक विधियां एवं लोकतांत्रिक तरीके के प्रयोग किया जाना चाहिए। राज्य की शक्तियां सीमित और जन संप्रभुता पर आधारित कानून के शासन में विश्वास, यानी ये भी इन्हीं का मान्यताएं हैं जो सकारात्मक उदारवाद है, जिसको आधुनिक उदारवाद कहा जाता है। वो ऑप्शन 4 में कह रहा है कि सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए राज्य द्वारा संवैधानिक विधि, यानी राज्य द्वारा क्या किया जाएगा कि संवैधानिक विधि बना के उसमें परिवर्तन लाया जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से उसमें परिवर्तन किया जाएगा। और आज की जो शक्तियाँ है वो सीमित और जन संप्रभुता पर आधारित कानून के शासन से किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ई, यानी उपरोक्त सभी सही है। ये चारों के चारों सकारात्मक उदारवाद की मान्यताएं हैं। ये एक जगह हमने इसलिए नोट कर दिया है कि आपको बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न, स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक कौन से हैं जो कल्याणकारी राज्य का खंडन करते हैं और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता का मूल मंत्र मानते हैं? यानी स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक बताना है कि कौन से हैं जो कल्याणकारी राज्य का खंडन करते हैं और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता का मूल मंत्र मानते हैं। यानी ये जो स्वेच्छा तंत्रवादी है ये नव उदारवादी यानी समकालीन उदारवादी विद्वान होते हैं। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, आइजिया बर्लिन और F.A. हेयर। ऑप्शन बी है मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट नाजिक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही होगा क्योंकि आइजिया बर्लिन और F.A. हेयर ये स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक हैं और मिल्टन फ्रीडमैन भी हैं और रॉबर्ट नोजिक भी हैं। ये चारों विद्वान स्वेच्छा तंत्रवादी विचारधारा से संबंधित रखते हैं और जो स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक होते हैं वे कल्याणकारी राज्य का खंडन करते हैं और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता का मूल मंत्र मानते हैं। वो कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य नहीं चाहिए बल्कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता चाहिए, इसी को मूल मंत्र मानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, नव उदारवाद की प्रेरणा से समकालीन विश्व ने कौन सी नीति अपनाई है? यानी जो नव उदारवाद हैं इनकी प्रेरणा से समकालीन विश्व यानी वर्तमान विश्व ने कौन सी नीति अपनाई है? तो ऑप्शन ए है उदारीकरण, ऑप्शन बी है निजीकरण, ऑप्शन सी है भूमंडलीकरण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ये तीनों अपनाया है समकालीन विश्व ने। ये नव उदारवाद का देन है ये तीनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समतावादी विचारक हैं? आप ध्यान दीजिए, समतावादी यानी जो समानता की बात करते हैं वो समतावादी विचारक कौन है? तो ऑप्शन ए है जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी है सीवी मैकफर्सन और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी दोनों होगा क्योंकि जॉन रॉल्स और सीवी मैकफर्सन ये दोनों जो विद्वान हैं ये समतावादी विचारक हैं और समतावादी विचारधारा से संबंधित रखते हैं। जॉन रॉल्स का ये कथन था कि जो समाज में कुछ वंचित गरीब लोग हैं और जो प्रतिभाशाली
लोग हैं उनकी प्रतिभा का प्रयोग करके और जो पिछड़े हुए हैं उनको उसमें से कुछ सहयोग करके उनको भी एक समाज के एक समान पायदान पे लाया जा सकता है। तीसरी, इनको समतावादी विचारक कहा जाता है और इनकी एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न खत्म हुआ। धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द आएगा।